Hello everyone, myself Subita Chaudhary, Assistant Professor of Zoology, LBS Government College कोटपुतली जयपुर। मेरे आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी विच इज़ द थर्ड पेपर ऑफ BSc सेकेंड ईयर। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी विच आर innate and acquired immunity, cellular and humoral immunity and organs of immune system. So let's start one by one. सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। अपन देखते हैं कि इम्यूनिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। द लैटिन वर्ड इम्यूनिस मीनिंग exempt फ्रॉम टैक्सेस इज द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड इम्यूनिटी मीनिंग द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज। इम्यूनिटी वर्ड है वो आया लेटिन भाषा के इम्यूनिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस या टैक्सेस से छूट। एंड इम्यूनिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज। मच ऑफ आवर नॉलेज अबाउट इम्यून सिस्टम कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय मैशनिकॉफ एंड एडलिक। English scientist Jenner first performed and published the immunization procedure in 1798. He called these procedure vaccinations. And we all know कि एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को इन्वेंट किया था। In 1885, Pasteur administered the first vaccine of rabies to a human, a young boy who had bitten by a rabid dog. तो अगर अपने से पूछा जाए कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया तो वी विल आंसर लुइस पास्चर। देखते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? द साइंस विच स्टडीज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के सभी पहलुओं का जो साइंस अध्ययन करती है वो कहलाती है इम्यूनोलॉजी। अब ये सारे पहलू क्या हो सकते हैं? ये पहलू हो सकते हैं इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ जो इम्यून सिस्टम वर्ड आया है उसका मतलब क्या है। इम्यून सिस्टम का मतलब है इम्यून सिस्टम इज ए होस्ट डिफेंस सिस्टम कंप्राइजिंग मैनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज। किसी होस्ट का वो डिफेंस सिस्टम है जिसमें मैनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं एंड प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म जो उसे किसी भी डिजीज़ के होने से बचाती हैं। एंड थर्ड इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फॉरेन एंटीजन। जब इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो उससे पहले अपने को हीमेटोपोइसिस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज हीमेटोपोइसिस। तो वी ऑल नो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉन एज हीमेटोपोइसिस। तो हीमेटोपोइसिस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन साइटोब्लास्ट सेल्स, जो कि स्टेम सेल्स हैं जो जो वो स्टेम सेल्स जो आगे जाके ब्लड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे दो डिवीजन करते हैं। पहला है कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स एंड सेकेंड इज कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। जो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं वो आगे जाके जो भी सेल्स बनाती हैं उनमें हैं मेगाकैरियोसाइट्स जो आगे जाके थ्रोम्बोसाइट्स बनाती हैं, इरिथ्रोसाइट्स जो कि अपनी आरबीसीज होती हैं, मास्ट सेल जो स्टामिन सिक्रेट करती हैं, मायोब्लास्ट सेल्स आगे जाके जो अपनी ग्रेनुलर सेल्स बनाती हैं जैसे बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जब ब्लड में होता है तो वो मोनोसाइट कहलाता है और जब वो टिश्यू में चला जाता है तो वो मैक्रोफेज कहते हैं अपन उसको। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। लिम्फोइड प्रोजेनेटर आगे जाके लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। दो तरह के लिम्फोसाइट्स यहाँ पे दिख रही हैं। फर्स्ट भी नेचुरल किलर सेल्स एंड सेकंड जो है वो है स्मॉल लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट आगे जाके दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और प्लाज्मा सेल्स आगे जाके एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो ये जो जिस पोर्शन को मैं कवर कर रही हूँ ये सभी सेल्स हैं जिनके बारे में आज या फिर जब भी अपन इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इन सेल्स का जिक्र करेंगे।
ये सारी सेल्स हैं अपने इम्यूनोलॉजी में अपन पढ़ेंगे, और ये सारे इम्यून सिस्टम्स में हेल्प करती हैं सारी सेल्स। तो अपने को इनके ओरिजिन का पता होना चाहिए। और इम्यूनिटी में या इम्यून सिस्टम में जो भी सेल्स काम आती हैं वो मोस्टली WBC होती हैं। अब अपन देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में और डिटेल से। तो जैसा आपने डेफिनेशन में भी देखा है कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द मैकेनिज्म बाय विच द बॉडी इज एबल टू रजिस्ट और ओवरकम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉडी की वो कैपेसिटी है या वो एबिलिटी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी बीमारियां पैदा की जाती हैं उनके अगेंस्ट में रेजिस्टिविटी जो इसकी कैपेसिटी है वो। ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स। इम्यूनिटी को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज इनेट, जिसको नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और सेकंड है एक्वायर्ड, जिसको स्पेसिफिक एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इस डायग्राम में अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं इम्यूनिटी के जो टाइप्स हैं। इम्यूनिटी को 2 भागों में बांटा गया है। 2 टाइप की इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है जन्मजात या जन्म के साथ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो अपने जन्म के समय अपने साथ जो इम्यूनिटी आती है वो कहलाती है इनेट इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो अपने जन्म के बाद में एक्वायर करी है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर क्लासिफाइड किया एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, और पैसिव का मतलब होता है डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। अगर एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर ही बन रही हैं वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर एंटीबॉडी बनी बनाई अपन कहीं बाहर से लेते हैं वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर एंटीबॉडी जो बन रही हैं वो किसी नेचुरल इन्फेक्शन के कारण बन रही हैं, एंटीबॉडी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन अपने को नेचुरली हुआ और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी तो वो कहलाएगी नेचुरल एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। और जो भी एंटीबॉडी अपने शरीर में बनी वो आफ्टर वैक्सीनेशन, अपन ने कोई वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद अपने शरीर में जो एंटीबॉडी बनी वो कहलाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आया समझ में। दूसरी तरफ अपन देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव का मतलब एंटीबॉडी बनी बनाई अपने शरीर में अपन ले रहे हैं। वो 2 तरीके से ले सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली कैसे हो सकता है कि अगर मदर से उसके बेबी में आ रहे हैं, किसी प्रेग्नेंट लेडी की अगर बात करें तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे में आ रही हैं एंटीबॉडी बनी बनाई, जैसे कि IgG अपन बात करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन G जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करते हुए मदर से बच्चे में आ जाती है। दूसरा जो वे हो सकता है वो आर्टिफिशियल। अगर अपन कोई दवाई ले रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन ले रहे हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ हैं तो वो आर्टिफिशियल वे हो जाता है। तो एक बार मैं दोबारा इसको कवर कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को 2 भागों में बांटा है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो अपने जन्म के साथ अपने साथ आती है, एंड एक्वायर्ड जो अपन जन्म के बाद में एक्वायर करते हैं। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 भागों में बांटा है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब एंटीबॉडी जो बन रही है वो अपने शरीर के अंदर ही बन रही हैं, जबकि पैसिव में अपन बनी बनाई एंटीज कहीं बाहर से लेते हैं। अब जो एंटीबॉडी अपने शरीर में बन रही हैं एक्टिवली वो 2 तरीके से बन सकती हैं। या तो अपने को कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, एक्सीडेंटली कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट में अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। दूसरा भी हो सकता है कि अपने को वैक्सीनेशन लिया, अपन सब जानते हैं वैक्सीनेशन में एट्यूनेटेड एंटीजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट में अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, अपनी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाती है, तो वो कहलाएगी आर्टिफिशियल। दूसरी तरफ जो पैसिव इम्यूनिटी है मतलब अपन बनी बनाई एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, तो उसके भी 2 तरीके होते हैं, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल वो हो सकता है मदर से उसके बच्चे में आना, और आर्टिफिशियली या तो अपन कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन ले रहे हैं जिसमें एंटीबॉडी हो।
इस बेसिस पे इम्यूनिटी को 2 भागों में बांटा गया है। इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो हम देख लेते हैं। इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न, जन्म के साथ या एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, ऑल्सो कॉल्ड नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, में हेल्प करती है। अपन आगे देखेंगे क्या होते हैं फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इट प्रोवाइड्स एन अर्ली डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन and it recognize and provide defense against a wide variety of infectious agents like bacteria, virus and fungi. यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में अपन बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी या इसके कई नाम से अगर आपको पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होएं। इन्नेट भी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, सारे इसी के नाम हैं। प्रोवाइड्स फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आते हैं एनाटॉमिकल एंड फिजिकल बैरियर अपनी बॉडी के। फिजिकल बैरियर मतलब अपनी जो स्किन है, अगर कोई भी एंटीजन या पैथोजन अपनी बॉडी पे या अपनी स्किन पे अटैक करता है तो अपनी जो स्किन है वो उसके रिपेल करती है, उसको अटैक नहीं करने देती है। एक तरीके से वो अपना बैरियर है, फिजिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन, अपनी बॉडी में जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और अगर बाय मिस्टेक कोई एंटीजन अपनी बॉडी में जाता है तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स जो सिक्रीट करती हैं उसके साथ वो फ्लो आउट हो जाता है, तो उसको बॉडी में एंटर नहीं करने देती हैं। अपने टीयर्स हैं, सलाइवा है, HCl, ये सब मिलके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती हैं। मतलब सबसे पहले किसी भी एंटीजन से अपने को जो बचाने का कार्य करती हैं उसको कहते हैं अपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसमें क्या आएंगे अपने एनाटॉमिकल एंड फिजिकल बैरियर्स। वो क्या हो सकते हैं, स्किन हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और अपनी जो बॉडी के सीक्रेशन हैं जैसे टीयर्स हैं, सलाइवा एंड HCl। फिर आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं सेल एंड सेलुलर प्रोटीन्स। जो भी अपनी बॉडी की फेगोसाइट सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज है एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या करते हैं, जो भी एंटीजन आए उसको इनगल्फ करके उसको किल कर देते हैं। सेलुलर प्रोटीन्स जो हैं वो हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, एक ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स एक्टिवेटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल जो इम्यूनिटी है उसके रेस्पॉन्सेस के बारे में, कि कैसा रेस्पॉन्स अपनी बॉडी उसके किसी एंटीजन के अगेंस्ट में देती है। तो इसके जो रेस्पॉन्स होंगे वो होंगे नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहली बात है इन्नेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक से यहाँ इसका जो मतलब वो है कि एनीथिंग दैट इज आइडेंटिफाइड एज फॉरेन और नॉन सेल्फ इज ए टारगेट फॉर द इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी ये फ़र्क नहीं करती है कि एक एंटीजन से दूसरे एंटीजन में, उसके लिए कोई भी फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल है, या उसकी बॉडी का जो खुद का पार्ट नहीं है, वो उसके लिए एज ए एंटीजन की तरह ही काम करता है, और वो उसके अगेंस्ट में सेम बिहेवियर या सेम मैकेनिज्म यूज़ करके उसको नष्ट करने का काम करती है। रेस्पॉन्स वर्क इमीडिएटली व्हेन बॉडी इज़ एक्सपोज टू थ्रेटिंग एजेंट। फटाफट रेस्पॉन्ड करती है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में। नॉन सेलेक्टिवली डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। रैपिड बट लिमिटेड रेस्पॉन्स, सडन रेस्पॉन्स देती है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है। सेल्स जो आती हैं वो अपन लास्ट स्लाइड में भी बात कर चुके हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, सेवरल प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में प्रोटीन्स काम में आती हैं, वो आर इम्पोर्टेंट इन इन्नेट डिफेंस। सेकंड जो इम्यूनिटी थी वो थी अपनी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको अपने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है इम्यूनिटी दैट एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन के एक्सपोजर के बाद ही डेवलप होती है। इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट्स और रिलाइज ऑन फ्यूअर सेल्स टू कैरी आउट इट्स टास्क, बी सेल एंड टी सेल एंड एपीसीज। मैंने जो हेमेटोपोइसिस की जो स्लाइड दिखाई थी वो दिखाने का मतलब यही था मेरा कि अपने को पता होना चाहिए कि अपनी कौन सी ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो वहाँ पे अपने जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स देखी थी जिनमें लिम्फोसाइट्स बन रहे थे,
दो तरह के थे जिनमें आगे जाके बी लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स में डिवाइड हो रहे थे, तो वही बी और टी सेल्स हैं ये। और एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ये सब सेल्स मिलके एडेप्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। एपीसीज का अपन आगे डिस्कशन करेंगे। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी इंक्लूड्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस अपन ने इनेट इम्यूनिटी में देखा था, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अपन देखेंगे एडेप्टिव में। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड जो मैकेनिज्म है उसको भी अगर कोई एंटीजन क्रॉस कर जाता है, मतलब उन दोनों डिफेंस मैकेनिज्म से भी एंटीजन नहीं मरता और वो अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो फिर अपनी बॉडी जो है जो मैकेनिज्म यूज करती है जिसको कहते हैं अपन एडेप्टिव इम्यूनिटी, वो कहलाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। अपन पिछली स्लाइड में बात करती थी कि इनेट जो इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक, वो किसी एंटीजन में फ़र्क नहीं करती, सबको सेम, सभी फॉरेन पार्टिकल्स उसके लिए एज ए एंटीजन है और वो उनके लिए सेम मैकेनिज्म से यूज करके उनको किल करती है। जबकि ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक किस वे में है वो भी अपन बात करेंगे। एंड हाईली डाइवर्स, ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट डेरिवेटिव्स नॉन एज प्लाज्मा सेल्स। अपन ने वहाँ बात करी थी कि ये बी एंड टी सेल्स थी। बी सेल्स आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और प्लाज्मा सेल्स आगे जाके एंटीबॉडी बनाती हैं। तो जहाँ एंटीबॉडी का यूज करके जो इम्यूनिटी प्ले करती है अपना रोल, वो कहलाती है एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है यहाँ पे बॉडी फ्लूइड, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो अपने बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट होती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे इस इम्यूनिटी को नाम दिया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंड सेकंड वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसमें टी लिम्फोसाइट्स यूज हो रहे हैं, मतलब टी सेल्स यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड दे डायरेक्टली अटैक्स अनवांटेड सेल्स। मतलब अनवांटेड का मतलब जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनमें। तो यहाँ पे दो एडेप्टिव इम्यूनिटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया, एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं उसको, और सेकंड वन इज सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल में यहाँ पे अपनी बी सेल्स रोल प्ले करती हैं एंड सेल मीडिएटेड में टी सेल्स इन्वॉल्व होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स की अगर अपन बात करें तो स्पेसिफिकली टारगेट्स फॉरेन मटेरियल टू विच बॉडी हैज़ ऑलरेडी, जो भी एंटीजन आएगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देंगे। बॉडी हैज़ टेकन टाइम टू प्रिपेयर टू अटैक। जैसा कि इनेट में अपन ने देखा था उसका रिस्पॉन्स जो था रैपिड था, लेकिन ये टाइम लेती है, ये इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लेगी, मतलब रिस्पॉन्स देने में टाइम लेती है। अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट मोस्ट पैथोजन। Responses are mediated by B and T lymphocytes. Formation of memory cells allow system to react more swiftly against specific invader in the future. इस इम्यूनिटी की जो खास बात है वो ये है कि इसमें मेमोरी सेल्स बनती हैं, जबकि इनेट में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वहाँ पे कोई सेम एंटीजन दोबारा बॉडी में इन्वेड कर जाता है तो बॉडी सेम वही प्रोसीजर अपनाएगी और उतना ही टाइम लेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि यहाँ पे मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। जो प्लाज्मा सेल्स हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, उसके साथ ही वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स के साथ मेमोरी सेल्स भी बनती हैं। बी सेल दो टाइप के सेल्स बनाता है, मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स तो क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और ये मेमोरी सेल्स हैं ये स्टोर हो जाती हैं। जब फर्स्ट इन्फेक्शन के टाइम ये मेमोरी सेल्स बन गई, अब जब सेम एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है तो जो उस एंटीजन को पहचानने में पहली बार में जो इम्यूनिटी डेवलप होने में जो टाइम लगता है, अब वो टाइम इतना नहीं लगेगा क्योंकि मेमोरी सेल्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं।
तो वो फटाफट पहचान जाएंगे कि ये एंटीजन ऑलरेडी पहले भी कभी आया हुआ, और उतना टाइम ना लेके ये फटाफट फिर एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देती हैं। तो पहले और सेकंड इन्फेक्शन में टाइम की बचत हो जाती है, जबकि इनेट में किसी भी तरह की कोई मेमोरी सेल्स नहीं बनती हैं। ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, इस डायग्राम से अपन अच्छे से समझ सकते हैं कि जब अगर कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी यहाँ काम करती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक है। ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको, और यहाँ इसको अपन सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने जो भी फिजिकल बैरियर है, अपनी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक एसिड है, ये सब काम करते हैं उस एंटीजन को रोकने में। और उसके बाद अगर फिर भी अगर एंटीजन अंदर चला जाता है बॉडी में, तो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल हैं, बेसोफिल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये उसको रोकने की कोशिश करती हैं। और अगर यहाँ से भी एंटीजन आगे क्रॉस कर जाता है तो फिर अपने बॉडी का थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है। तो ये दोनों पार्ट हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, और ये है अपना एडेप्टिव इम्यूनिटी का। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं इम्यून सिस्टम, दो टाइप की इम्यूनिटी, इन्नेट एंड एडेप्टिव। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें फर्स्ट लाइन में अपन बात करते हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉर्मल फ्लोरा, जो भी अपने बैक्टीरिया वगैरह अपने बॉडी में रहते हैं वो। और सेकेंड लाइन डिफेंस में इन्नेट इम्यून सेल्स, जो भी मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आना भी एक रिस्पॉन्स है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं और एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये सब मिलके इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट बनाते हैं। और इधर एडेप्टिव में जब बात करते हैं तो ये थर्ड लाइन, जिसमें अपनी स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स बी एंड टी सेल्स यहाँ पे एक्ट करती हैं। कई जगह आप अगर देखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड सेकंड लाइन डिफेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप कंफ्यूज ना होएं। और कई जगह पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसके लिए नेचुरल के लिए यूज किया हुआ मिलेगा, और थर्ड लाइन डिफेंस एडेप्टिव के लिए। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हो तो भी सही है, और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हो तो भी सही है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जो भी अपने इम्यून सिस्टम में अपने ऑर्गन्स काम आ रहे हैं उनको अपन ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स इसलिए कहा गया है कि वो ऑर्गन जहाँ पे अपने लिम्फोसाइट्स या तो पैदा होते हैं या प्रोलिफरेट होते हैं, या फिर वो मेच्योर होते हैं, या फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी किन को कहेंगे अपन? प्राइमरी को अपन ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये वो प्लेस होता है वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डेवलप। सबसे पहली बात तो मतलब इमेच्योर जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो यहाँ डेवलप होती हैं। ऑर्गन्स वेयर डिफ्रेंशिएशन होता है उनका आगे फर्दर, प्रोलिफरेशन होता है, एंड मैच्योरेशन ऑफ स्टेम सेल्स इनटू इम्यूनो कॉम्प्लीमेंट सेल्स टेक्स प्लेस। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डेवलप होते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन ये सब जहाँ होता है वो कहलाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। एग्जाम्पल हैं थाइमस एंड बोन मेरो। जो अपनी बी सेल्स हैं लिम्फोसाइट की, जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मेरो में पैदा होती हैं और बोन मेरो में ही मेच्योर होती हैं। जबकि जो टी सेल हैं वो पैदा तो बोन मेरो में होती हैं, डेवलप तो कहाँ होंगी? बोन मेरो में, लेकिन वो मेच्योर कहाँ होती हैं? थाइमस में। इसलिए उनको टी सेल कहा गया है। याद रखने के लिए बी सेल्स बोन मेरो में बनती हैं और बोन मेरो में ही मेच्योर होती हैं, जबकि टी सेल बनती तो बोन मेरो में है लेकिन मेच्योर कहाँ हो रही है? थाइमस में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन किनको कह रहे हैं अपन?
It is where antigen is localized so that it can be effectively exposed to mature lymphocyte. अब जो mature lymphocytes हैं उनका इंटरेक्शन किससे होता है यहाँ पे, एंटीजेंस का. इनिशिएट एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस, जैसे ही एंटीजन के साथ इनका इंटरेक्शन होता है ये वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं. इनके एग्जांपल्स हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड पेयर पेचेस. तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को दो भागों में बांटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी. प्राइमरी उन ऑर्गन्स को कहेंगे जहाँ पे लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है उनका, प्रोलिफरेशन होता है और मैच्योरेशन. एग्जाम्पल है थाइमस एंड बोन मैरो. और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जहाँ पे एंटीजन से उनका इंटरेक्शन होता है और वो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं. यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी. इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो लिम्फोइड ऑर्गन है ये प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, थाइमस एंड बोन मैरो. और जो राइट साइड में है वो अपने सेकेंडरी ऑर्गन्स. अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार डायग्राम अच्छे से याद कर लेंगे, आपको इनके नाम के साथ साथ इनकी लोकेशन भी याद हो जाएगी. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.